हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आर्ट में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ध्वनि की, जिससे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। साइंस के फिजिक्स का चैप्टर है, तो इसके बारे में देखेंगे। साउंड के बारे में देखेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, और एक एक क्वेश्चन इसके बारे में आसानी से समझेंगे और यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इतनी गारंटी है। चलिए तो देखते हैं ध्वनि के बारे में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आने वाले एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीईओ, सुपर टेट, टेट जितने भी एग्जाम होते हैं वहाँ पे साइंस से जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ध्वनि का बहुत बड़ा रोल होता है। तो चलिए देखते हैं ध्वनि क्या होती है। देखिए, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम क्या होता है? देखिए, कोई ना कोई चीज़ ध्वनि के चलने के लिए चाहिए। जैसे कि हम दो लोग आपस में बात करते हैं तो इसके बीच में कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। ठोस, द्रव, गैस। जैसे हम बोलते हैं कोई चीज़ तो वो हवा के माध्यम से दूसरे तक पहुंचती है। अगर हवा नहीं होगी, अगर कुछ नहीं होगा, हमारे दोनों के बीच में कुछ नहीं होगा, तो ध्वनि वहाँ तक एक दूसरे तक नहीं पहुँचेगी। ठीक, तो ये समझने की बात है। तो इसलिए इसे यांत्रिक तरंग भी कहते हैं। ध्वनि को क्या बोलते हैं? यांत्रिक तरंग भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए, ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। ध्वनि तरंगे किसमें नहीं चल सकती? तो निर्वात में नहीं चल सकती। निर्वात क्या होता है कि मतलब जहाँ पे कुछ भी ना हो। निर्वात मतलब क्या? जहाँ कुछ भी ना हो, कोई चीज़ मौजूद ना हो, वहाँ पे ध्वनि तरंगे नहीं चलेंगे। मतलब कि वहाँ पर हम एक दूसरे की आवाज़ भी नहीं सुन सकते हैं। तो चलिए देखिए, ध्वनि की चाल। क्वेश्चन कई बार आया कि सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल किस में होती है? तो सबसे ज़्यादा किस में होती है? ठोस में होती है। उसके बाद फिर द्रव में होती है, सबसे कम गैस में होती है। देखिए, जो वस्तुओं की तीन अवस्थाएं होती हैं, सबसे ज़्यादा किस में होगी ध्वनि की चाल? ठोस में होगी, फिर द्रव में होगी, फिर गैस में होगी। देखिए कैसे? जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि ट्रेन जो होती है, मान ले 10-15 किलोमीटर दूर होती है, तो उसकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती। तो ध्वनि के माध्यम से हमें उसकी आवाज़ सुनाई देती है। मगर हम क्या करते हैं, अगर ट्रेन की पटरी पर हम कान लगाते हैं तो पटरी पे क्या होता है, उसकी हलचल सुनाई देती है, उसके आने की आवाज़ हल्की से सुनाई देती है। तो वही है, किस लिए सुनाई देती है? क्योंकि देखिए, ध्वनि में क्या है, जो ध्वनि की चाल क्या है? गैस। मतलब कि ऐसे तो नहीं पहुंच पा रही, मगर इस्पात से, जो ठोस है, इस्पात से कारण, रेलवे पटरी कारण वो हमारे कान तक पहुंच सकती है। तो ये चीज़ होती है कि इसका मतलब क्या हुआ कि ठोस में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है, फिर द्रव में होती है, फिर गैस में होती है, सबसे कम गैस में। चलिए देखते हैं, ठोस की जो ध्वनि की चाल होती है, ठोस में सर्वाधिक होती है और गैस में न्यूनतम होती है। याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब देखिए, बात कर लेते हैं ठोस में सबसे ज़्यादा किसमें होती है। देखिए, ठोस में सबसे ज़्यादा किसमें होती है? मिश्रित धातु में। जैसे मिश्रित धातु में क्या? जैसे स्टील, जो दो चीज़ों से मिलकर बने, जैसे लोहा और क्रोमियम से मिलकर स्टील बनता है। तो जो भी मिश्रित चीज़ें होंगी, मिश्रित धातु होंगी, उसमें सबसे ज़्यादा चलेगी, मतलब ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होगी। ठीक, क्योंकि कई बार पूछा था कि दे देते हैं 3-4 ऑप्शंस, तो उसमें पूछते सबसे ज़्यादा किसमें ध्वनि की चाल होगी, तो ये आपको बताना होगा। देखिए, सबसे ज़्यादा किसमें होगी? मिश्रित धातु में। मिश्रित धातु क्या होता है? स्टील, इस तरीके से कांसा जो बनते हैं, इस तरीके से। अब देखिए, फिर उसके बाद किसमें होगी? धातु में होगा। फिर क्या होगा? अधातु। धातु क्या होता है? देखिए, जिनमें क्या होता है कि विद्युत आवेश पाए, मतलब कि जिनमें इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक, वो धातु होते हैं। जैसे Fe लोहा, कॉपर, Ag चांदी, ठीक, इस तरीके से। और फिर अधातु क्या होते हैं? जिनमें वो नहीं, तो जैसे रबड़ हो गया, लकड़ी हो गई, इसका अधातु है। ठीक, तो फिर इनमें सबसे कम अधातु में होता है। ठीक, तो याद रखेंगे। और सबसे कम किसमें होता है? तो गैसों में सबसे कम ध्वनि की चाल होती है। अब देखिए, ध्वनि के प्रकार दे देते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता भी होगा ध्वनि के कितने प्रकार हैं। 3 प्रकार हैं, श्रव्य, पराश्रव्य और अपश्रव्य। जो तरंगे होती हैं, श्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे और अपश्रव्य तरंगे, हम देखते हैं इनके बारे में एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं अपश्रव्य। क्या होता है अपश्रव्य? देखिए, अपश्रव्य मतलब क्या होता है? अप मतलब ना, श्रव्य मतलब सुनने वाले। जो तरंगे हमें सुनाई देती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपश्रव्य तरंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे तरंगे? जो तरंगे हमें सुनाई देती हैं उनको हम अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। देखिए, इनकी आवृत्ति क्या होती है? याद रखेंगे, इनकी आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर, मतलब 20 हर्ट्ज से कम हो जाती है। मतलब क्या होती है कि इनकी जो क्षमता होती है, इनकी जो आवाज़ होती है, वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिसके कारण मनुष्य क्या करते हैं? इनको सुन नहीं पाते हैं। ठीक, तो ये उत्पन्न कहाँ से होती है? मेन रीजन क्या है? उत्पन्न कहाँ से होंगी? देखिए, जब भूकंप और सुनामी के द्वारा उत्पन्न होती है। भूकंप आने से पहले ये ध्वनियाँ निकलती हैं, सुनामी आने से पहले ये ध्वनियाँ निकलती हैं, जिससे क्या होता है कि कुछ जानवर होते हैं जो जिनको सुनाई देता है, वो क्या करते हैं? वो स्थान छोड़कर चले आते हैं। ठीक, मान लिया भूकंप आने वाला, तो उसके कुछ समय पहले इनको वो ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, भूकंप और सुनामी की। तो क्या करते हैं? जानवर अपना स्थान छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, कौन से जानवर इन ध्वनियों को सुन सकते हैं? किसको?
अपश्रव्य ध्वनियों को कौन से जानवर सुन सकते हैं? तो याद रखेंगे, देखिए भूकंप वाली जो अपश्रव्य ध्वनियाँ होती है उसको हाथी अच्छे से सुन सकता है, और सुनामी वाली ध्वनियाँ जो हैं उनको व्हेल मछली आसानी से सुन सकते हैं। तो याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि कितनी हर्ट्ज, तो 20 हर्ट्ज से कम होती है इनकी आवृत्ति, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती हैं? तो सुनामी और भूकंप के द्वारा, ठीक। ये अपश्रव्य, आपका मतलब क्या होता है? ना सुनने वाले, श्रव्य मतलब ना सुनने वाले, तो अपश्रव्य मतलब क्या? ना सुनने वाले, जो सुनाई नहीं देती मनुष्य को। दूसरा है श्रव्य तरंगे। देखिए श्रव्य मतलब क्या होता है? सुनने वाले, जो सुनने वाली तरंगे होती हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। देखिए इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, जिसे मनुष्य आसानी से सुन सकते हैं, ठीक। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। देखिए हम 20,000 हर्ट्ज को क्या लिख सकते हैं? 20 किलो हर्ट्ज। तो कहीं कहीं ये लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि 20 किलो हर्ट्ज मतलब, ठीक है, तो ये भी लिखा मिल सकता है। तो इनके बीच होती है। अब देखिए होता क्या है, अब 1 मेगा हर्ट्ज कितने हर्ट्ज के बराबर होता है? तो 1 मेगा हर्ट्ज में कितने हर्ट्ज होंगे? 10⁶, मतलब कि 10 लाख। 1 मेगा हर्ट्ज में 10 लाख हर्ट्ज होते हैं, ठीक। तो ये याद रखेंगे। जैसे कि चेंज करने आपने देखा होगा कि एफएम होते हैं, जो एफएम होते हैं, एफएम रेडियो 95 मेगा हर्ट्ज है ना, तो उसकी आवाज़ कितनी होगी? तो ये हम देखते हैं उसकी आवाज़ कितनी होगी। तो देखिए 95 × 10⁶ मेगा हर्ट्ज को हम 8 में बदलेंगे तो 10⁶ से गुणा कर देंगे। तो देखिए इसको जब कर रहे हैं तो कितना आ गया? 95 के साथ में आपके 6 जीरो लग जाएंगे, ठीक। तो ये मेगा हर्ट्ज में कन्वर्ट हो गया, ठीक। आगे चलते हैं। पराश्रव्य तरंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। पराश्रव्य तरंगे क्या होती है? अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य तरंगे। देखिए इनकी आवृत्ति क्या होती है? 20,000 से ऊपर होती है, 20,000 मेगाहर्ट्ज से ऊपर होगी, जिसे मनुष्य नहीं सुन पाएगा। तो मनुष्य नहीं सुन पाएगा इन तरंगों को। जैसे ये तरंगे उत्पन्न कहाँ से होती है? देखिए चमगादड़ इसे उत्पन्न करते। इसी देखिए रात में क्वेश्चन आता है, चमगादड़ रात में कैसे उड़ लेते हैं? तो इसका कारण यही है, ये अब क्या करते हैं? पराश्रव्य तरंगे छोड़ते हैं, और वो तरंगे क्या होती हैं? किसी भी चीज़ से टकराकर वापस इनके कानों तक आती हैं, जिससे इनको पता चलता है कि आगे क्या है, आगे की स्थिति कैसी है। इसीलिए वो आसानी से उड़ सकते हैं। इनको सुन कौन कौन सकते हैं? तो सुनने लिए चमगादड़, उत्पन्न भी करता, सुनता भी है कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ऐसे कुछ जानवर हैं जो कि पराश्रव्य तरंगे सुन सकते हैं, ठीक। अब देखिए इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? प्रयोग आपको बताएंगे प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो पहले अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जानते होंगे, जो कि अल्ट्रासाउंड क्या होते हैं? जो किसी की तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर बोलता है अल्ट्रासाउंड करवा लो अंदर की चीज़ों के लिए, ठीक। तो अल्ट्रासाउंड होते हैं। अल्ट्रासाउंड में भी पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी का होता है, जो महिला होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उनके बच्चों को देखने के लिए कि हाँ कैसा है, हष्टपुष्ट है कि नहीं, उसके लिए सोनोग्राफी करवाया जाता है। एक सोनार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोनार याद रखेंगे। सोनार का सबसे पहले हम पूरा नाम याद रखेंगे, क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग, ठीक। ये क्या करता है? समुद्र में डूबी वस्तुओं को पता लगाता है। जैसे कि ये इसका प्रयोग होता है, देखिए जहाज में लगा होता है, मान लिया जहाज है तो इसमें पीछे एक यंत्र लगा होता है जिसको सोनार बोलते हैं। सोनार करता क्या है कि इससे इस चीज़ का पता लगता है कि मान लिया किसी देश की पनडुब्बी आपके समुद्र में है, सबमरीन, तो उसका पता किससे लगेगा? सोनार से। या फिर कोई डूबी हुई वस्तु पड़ी है, बहुत पुरानी जहाज पड़ी है, तो उसके बारे में हम सोनार से पता लगा सकते हैं कि कौन सी वस्तु पड़ी है, कहाँ पड़ी है, तो उसके बारे में सही दिशा निर्देश सब कुछ इससे पता चल सकता है, ठीक। तो सोनार का काम क्या होता है? समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। सोनार का उपयोग कहाँ पे होता है? तो समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए। एक चीज़ सोनार तो हम जान लें, आप रडार के बारे में जानते हैं। रडार बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। रडार क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। देखिए रडार का पहले फुल नेम देखते हैं, क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग, ठीक। ये क्या करता है? रेडियो तरंगे और लघु तरंगे उत्पन्न करता है, लघु और सूक्ष्म तरंगे। क्वेश्चन आएगा कि रडार किस तरंगों को उत्पन्न करता है? तो रेडियो तरंगे, लघु तरंगों को हम सूक्ष्म तरंगे भी कहते हैं, ठीक। सूक्ष्म तरंगे कहते हैं। देखिए हमने देखा होगा कि जो मीडिया होती, जो कभी कभार देखते हैं मीडिया के वाहन में ऊपर वाहन जो होते हैं उस पर छतरी सी लगी होती है यहाँ पे, तो मीडिया गाड़ियों में या फिर कोई नेता होता आता है तो उसके बहुत बड़ा, तो उसके वाहन के ऊपर उसकी सुरक्षा के लिए ये लगाए जाते हैं रडार। तो ये करते हैं कि हाँ जो ऊपर से उड़ने वाली वस्तुएं उनका पता लगाते हैं कि ऊपर से कौन सा जहाज कुछ अटैकिंग के लिए, इस तरह की चीज़ें ये पता लगाते हैं, ठीक। तो इसीलिए रडार का यूज किया जाता है, ठीक। अब देखिए हम देखेंगे दाब के बारे में, कब दाब ज़्यादा होता है, कब कम होता है, तो वो चीज़ें हम देखेंगे, ठीक। हवा के तापमान, दाब, आणविक द्रव्यमान, आर्द्रता, घनत्व
का ध्वनि की चाल पर प्रभाव, कैसे ध्वनि की चाल पर प्रभाव पड़ेगा उनका हम इन सब के बारे में बारी बारी से देखेंगे। ठीक, देखिए ध्वनि की चाल का फार्मूला क्या होता है, अल्फा, ये अल्फा होगा, अल्फा आर इंटू टी अपॉन एम, दोनों क्या होंगे अंडर रूट के अंदर। तो जहाँ पर टी क्या होता है टेम्परेचर होता है, आर क्या होता है गैस कांटेंट होगा, और एम क्या होगा मोलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान इसको कहते हैं। ठीक, देखिए अब हम जब बात करते हैं तापमान की कि तापमान का ध्वनि के साथ क्या रिलेशन है। देखिए क्या होता है कि तापमान का ध्वनि के साथ क्या रिलेशन, तो तापमान का होता है ध्वनि के रूट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी, ठीक, और तापमान घटाने पर ध्वनि की चाल भी घट जाएगी। देखिए कहने का मतलब क्या है, अगर मान लिया कि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की चाल ज़्यादा होगी। देखिए इससे कहने का मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि देखिए ठंडियों में क्या होता है तापमान कम होता है, ठंडियों में क्या होता है तापमान कम होगा, तापमान कम होगा, तो हम जो भी बोलेंगे वो ज़्यादा दूर तक सुनाई नहीं देगा। गर्मियों में तापमान क्या होता है अधिक होता है, इसलिए हम गर्मियों में आवाज़ ज़्यादा दूर तक जाती है। ठीक, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि ध्वनि की चाल ठंडियों में ज़्यादा होगी या गर्मियों में ज़्यादा होगी, तो किस में ज़्यादा होगी, गर्मियों में। क्यों, क्योंकि गर्मी में तापमान अधिक होता है, गर्मी में तापमान अधिक होता है, इसीलिए जो ध्वनि की चाल है वो भी अधिक हो जाएगी। ठीक, देखिए हमेशा देखते हैं क्या कि ध्वनि की चाल, क्वेश्चन आता है ध्वनि की चाल कितनी होती है हवा में, तो 332 मीटर पर सेकंड होती है ध्वनि की चाल। ठीक है, वो भी कितने सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ध्वनि की चाल क्या होती है 332 मीटर पर सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन यही आएगा कि सर्दियों में ध्वनि की चाल क्या होती है, तो सर्दियों में क्या होगी घटेगी। क्यों, क्योंकि तापमान घट रहा, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो वेग है वायु का वो भी घट जाएगा, ध्वनि का वेग, सॉरी। ठीक, गर्मियों में ध्वनि की चाल क्या होती है बढ़ जाती है। देखिए एक चीज़ बताया गया है कि अगर तापमान 10 डिग्री बढ़ेगा, अगर तापमान को 10 डिग्री बढ़ाया जाएगा तो ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाएगी 6 मीटर पर सेकंड। याद रखना, ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको चेंज करने के लिए बताते हैं। तो अगर देखिए 10 और 6 का अनुपात में बढ़ता है ये। ठीक, अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाया जाता है किसी कमरे का, तो वहाँ पे क्या होगा कि ध्वनि की चाल 6 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगर हवा के तापमान में 20 डिग्री की वृद्धि करते हैं, अगर हवा के तापमान में 20 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की जाती है तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी, कितनी बढ़ जाएगी। देखिए 10 में कितनी 6 बढ़ती है, अगर 10 होता तो 6 डिग्री बढ़ी होती, और सही 6 मीटर पर सेकंड बढ़ा होता, मगर 20 है तो 2 गुना ये है, तो मतलब 20 डिग्री है, 20 डिग्री में तो दुगुना बढ़ जाएगा, 6 दूनी 12 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। चलिए अब देख लेते हैं, ये देखिए अब 1 सेंटीग्रेड पे कितनी बढ़ेगी, अगर 1 सेंटीग्रेड हम बढ़ाते हैं तो कितनी बढ़ेगी 0.6 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि 10 पे कितनी बढ़ती है 6 मीटर पर सेकंड, 6 डिग्री, तो इसलिए 1 डिग्री पे देखिए 0 डिग्री पे कितना होता है 332 मीटर पर सेकंड। ध्वनि की चाल हमने बताया है कि ध्वनि की चाल कितनी होती है 332 मीटर पर सेकंड, कितने पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 1 डिग्री पे पूछेगा तो 1 डिग्री में कितने हो जाएगी भाई 332 मीटर पर सेंटीग्रेड तो हो गई होगा, और 0.6 बढ़ेगा क्योंकि 1 डिग्री पे 6 बढ़ता है, जैसा कि 10 डिग्री पे कितना 6 बढ़ता है, 10 डिग्री पे 6 मीटर पर सेकंड बढ़ता है ध्वनि की चाल। 5 डिग्री कितना हो जाएगा, 5 पे 3 बढ़ जाएगा, तो 332 तो पहले से होता है, 3 डिग्री और बढ़ जाएगा 335 मीटर पर सेकंड। 10 पे कितना हो जाएगा, देखिए 332 पहले से था, तो 10 पे क्या होगा 6 बढ़ जाएगा, तो 338 मीटर पर सेकंड ये हो जाएगा। अब देखिए आणविक द्रव्यमान पे देखते हैं क्या होगा, मोलिकुलर मास। ठीक, मोलिकुलर मास क्या होता है आणविक द्रव्यमान। देखिए जो आणविक द्रव्यमान होता है क्या होता है, गैस, जिस गैस का आणविक द्रव्यमान ज़्यादा होगा उस गैस में ध्वनि की चाल कम होगी। देखिए ये उल्टा होता है, प्रोपोर्शनल, ये उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर देखिए गैस का आणविक द्रव्यमान क्या होगा ज़्यादा होगा तो ध्वनि की चाल उसमें कम होगी, जिस भी गैस का आणविक द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसमें ध्वनि क्या होगी कम, धीरे धीरे चलेगी। ठीक, ये चीज़ याद रखना। और जिस गैस का आणविक द्रव्यमान कम होगा उसमें क्या होगा ये तेज चलेगी, ज़्यादा तेज चलेगी। ठीक, उसमें ध्वनि की चाल क्या होगी ज़्यादा होगी। जैसे देखिए अब देखिए 3 गैस हम लेते हैं, 4 गैस लेते हैं, देखिए जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें किसमें सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होगी। देखिए हाइड्रोजन का जब हम देखते हैं आणविक द्रव्यमान कितना होता है 2 होता है, हीलियम का 4 होता है, नाइट्रोजन का 28 होता है और ऑक्सीजन का 32 होता है। देखिए हम एक चीज़ बताते हैं, और जो सबसे जिसका आणविक द्रव्यमान कम होगा वो सबसे हल्की गैस होगी, ये हमको पता है कि आणविक द्रव्यमान जिसका सबसे कम होगा उसका वो सबसे हल्की गैस होगी। जैसे इसका 2 है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है, सबको पता है। ठीक, अब देखिए
इसका द्रव्यमान क्या है, सबसे कम है 2 है, इसका 32 है, तो जाहिर सी बात ये 2 है तो ये सबसे हल्की होगी। और इसमें क्या होगा, गैस सबसे कम होगी, मतलब गैस की चाल सॉरी जो हल्की होती है उसमें ज़्यादा होगी और जो ज़्यादा हो उसमें कम होगी। तो देखिए ये हल्की है सबसे, तो इसमें क्या होगी, ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होगी। मतलब क्या, जिसमें आणविक द्रव्यमान कम होगा उसमें ध्वनि की चाल ज़्यादा होगी, और जिसमें आणविक द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसमें ध्वनि की चाल कम हो जाएगी। देखिए ऑक्सीजन में क्या है, इसमें ज़्यादा है 32 आणविक द्रव्यमान इसका, तो इसमें क्या हो जाएगी, ध्वनि की चाल बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक, तो ऐसे याद रखेंगे। देखिए आणविक द्रव्यमान से वेग का क्या होता है, अपोजिट रिश्ता होता है, मतलब अगर वो बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये बढ़ता है तो वो घट जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर आणविक द्रव्यमान अगर बढ़ता है तो ध्वनि क्या होगी, ध्वनि की चाल क्या होगी, घट जाएगी। अगर ये घटती है तो ये क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इतना याद रखना। ठीक, चलिए अगला लेते हैं आर्द्रता। ह्यूमिडिटी क्या होती है, आर्द्रता जानते हैं। अब देखिए आर्द्रता क्या होता है, ये भी क्या होता है, बढ़ाने पे ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे तो वेग बढ़ जाएगा, आर्द्रता बढ़ाओगे तो क्या होगा, वायु चाल बढ़ जाएगी, और घटाओगे तो घट जाएगी। ठीक, देखिए आर्द्रता को बढ़ाने पर वायु चाल भी बढ़ जाएगी। जैसे आर्द्रता क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, आपके ह्यूमिडिटी होती है, आपने देखा होगा। ठीक, आर्द्रता घटाने पर वायु चाल घट जाएगी। इतना याद रखना, केवल आर्द्रता के साथ साथ ये काम करता है। जो जैसे आर्द्रता घटाओगे वायु चाल भी घट जाएगी, आर्द्रता बढ़ाओगे तो वायु चाल भी बढ़ जाएगी, दोनों सेम होंगे। ठीक, अब देखते हैं घनत्व, डेंसिटी क्या होती है। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। देखिए जिस गैस का आणविक द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका घनत्व भी ज़्यादा होगा। ये पता है हमको कि जिस गैस का आणविक द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका घनत्व ज़्यादा होगा। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ रखा, तो इसका क्या है, O2 का कितना है, 32 है इनकी अपेक्षा, तो इसका घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, और इनका जो वेग है वो क्या होता है, प्रतिलोम होता है, विलोम होता है। ठीक है, तो अगर गैस का घनत्व ज़्यादा होगा तो चाल कम होगी, और चाल ज़्यादा घनत्व ज़्यादा होगा तो चाल कम होगी, अगर घनत्व कम है तो चाल ज़्यादा होगी। ठीक, तो ये चीज़ याद रखेंगे कि इनके साथ भी उल्टा सिस्टम होता है। तो गैस का घनत्व ज़्यादा होगा तो ध्वनि की चाल क्या होगी, कम हो जाएगी। जैसे किसी गैस का घनत्व बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या होगी, कम हो जाएगी। क्वेश्चन आएगा कि किसी गैस का घनत्व बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या होगी, 2 गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, या बराबर रहेगी, या कम हो जाएगी, तो कम हो जाएगी। ठीक, किसी गैस का घनत्व कम करने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, याद रखेंगे घनत्व। अब देखिए प्रेशर से देखते हैं, प्रेशर क्या होता है, दाब। देखिए दाब का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि दाब ज़्यादा होगा तो ध्वनि तेज से चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया, पूछ जाएंगे यदि दाब को 4 गुना कर दिया तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि दाब को 4 गुना बढ़ा दी जाए तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, हमने बताया कि दाब का कोई भी असर नहीं पड़ता है, दाब का कोई मतलब नहीं होता ध्वनि की चाल से। चलिए अब हवा के बारे में देख लेते हैं। देखिए हवा क्या होते हैं, एयर के बारे में। एयर देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एयर क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, नम हवा और शुष्क हवा। 2 तरीके की हवा होती है। नम हवा क्या होता है, जिसमें कि नमी महसूस थोड़ा सा मिला हो। नम हवा में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा और H2O जल भी कुछ बहुत होगा। ठीक है, और शुष्क हवा क्या होती है, इसमें जल नहीं होगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें भारी कौन सा होगा, तो हमको पता क्या चलता है कि देखिए इसमें 3 चीज़ें हैं, यही भारी होना चाहिए, मगर ये गलत होता है, ये भारी नहीं होगा। भारी कौन सा होगा, शुष्क हवा ज़्यादा भारी होती है। क्यों होगा ये हम देखते हैं। देखिए नम हवा हल्की होती है और शुष्क हवा क्या होती है, भारी होती है। ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो हम लोग गलत कर देते हैं। ठीक, आणविक द्रव्यमान पहले देखते हैं। देखिए आणविक द्रव्यमान जब ज़्यादा हो जाते हैं, जब किसी चीज़ को हम उनका जोड़ते हैं, उनका हम एवरेज निकाल के उनका आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। देखिए जैसे कि हमने देखा ऑक्सीजन का कितना आणविक द्रव्यमान है, 32, नाइट्रोजन का 28 और जल का कितना है 18। तो इनका हम एवरेज निकालें कैसे, 3 से भाग देंगे, क्योंकि 3 को हम जोड़ रहे हैं, 3 से भाग करेंगे तो इनका 78 आएगा, 78 को 3 से भाग करेंगे 26 आ जाएगा। तो देखते हैं क्या कि नम हवा का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 26 AMU। ठीक, उसी तरह से हम देखते हैं जब शुष्क का, तो क्या होता है, नाइट्रोजन का 28 और ऑक्सीजन का 32। अब दोनों जोड़ते 60 हो जाएगा, 2 से भाग करते 30। तो देखिए इसमें कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, शुष्क वाला बड़ा है, तो इसीलिए ये क्या होगा, ज़्यादा भारी हो जाएगा। ठीक, तो इसका घनत्व कम होगा, इसके बारे में हम आगे से पढ़ चुके हैं। अब देखिए ध्वनि की विशेषताएं क्या होती हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि ध्वनि की विशेषताएं क्या होती हैं, इनके बारे में लेते हैं। देखिए इसकी 3 विशेषताएं हम देखेंगे, 3 चीज़ों के बारे में देखेंगे। पहला क्या है, तारत्व, वेरी इंपॉर्टेंट, तारत्व, पिच। देखिए तारत्व क्या होता है, ये आवाज़ का पतलापन होता है। जिसकी आवाज़ जितनी पतली होगी उसका तारत्व उतना ही ज़्यादा होगा, जिसकी आवाज़ जितनी पतली होगी उसके आवाज़ में तारत्व उतना ही कम होगा। देखिए जैसे कि क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा तारत्व किस में होगा, मच्छरों के भिनभिनाने में
या शेर के चिघाड़ने में या शेर के दहाड़ने में, हाथी के चिघाड़ने में, तो किसमें सबसे ज़्यादा होगा तारत्व? तो मच्छर के भिनभिनाने में। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो मच्छर के भिनभिनाने में सबसे ज़्यादा तारत्व होता है। जिसकी आवाज़ जितनी ज़्यादा पतली होगी उसमें उतना ही तारत्व होगा। जैसे कि क्या महिलाओं की और पुरुषों की आवाज़ सबसे ज़्यादा तारत्व किसमें होगा? सबसे ज़्यादा किस्मों की जिसकी पतली आवाज़ होती है, किसकी पतली होती है? महिलाओं की। तो तारत्व किसमें अधिक होगा? महिलाओं की आवाज़ में पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा तारत्व होगा। पिच इसको बोलते हैं, तारत्व क्या बोलते हैं? पिच। देखिए तारत्व किस पे निर्भर रहता है? तो आवृत्ति पे। ठीक, जिस ध्वनि की आवृत्ति ज़्यादा होगी उसका तारत्व भी ज़्यादा होगा। ठीक, तारत्व की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज। याद रखेंगे, तारत्व की इकाई क्या होगी? हर्ट्ज। और आवृत्ति की इकाई भी क्या होती है? हर्ट्ज होती है। ठीक, जैसे कि मच्छर भिनभिनाता है तो वो क्या होती है? कानों में ज़्यादा चुभती है। किसके कारण चुभती है? तो किसके कारण चुभती है? वो तारत्व के कारण ही चुभती है। ठीक, याद रखना। और इसमें मच्छर के भिनभिनाहट में शेर के दहाड़ से भी ज़्यादा तारत्व होता है, ये भी याद रखना। जो आवाज़ ज़्यादा पतली होगी उसमें तारत्व उतना ही अधिक होगा। जैसे कि लड़कियों की आवाज़ में पुरुषों की अपेक्षा का तारत्व ज़्यादा होता है, इसलिए उनकी आवाज़ पतली होती है। चलिए अगला देखते हैं, प्रबलता क्या होती है? प्रबलता का इकाई क्या होता है? डेसिबल, डीबी। याद रखेंगे, प्रबलता किसका? आयाम का स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, अब देखते हैं जिस तरंग का आयाम ज़्यादा होगा उसकी प्रबलता भी ज़्यादा होगी। ठीक, ये तो पता है कि अगर आयाम बढ़ेगा तो प्रबलता भी बढ़ेगी। तरंग की ऊंचाई को आयाम कहते हैं। जैसे ये तरंगे चल रही हैं, ये तरंगे चल रही है, है ना? तो इनका जो ऊंचाई है, ये इतनी ऊंचाई, ये क्या है? इसी को हम आयाम बोलते हैं। याद रखेंगे, आयाम बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको याद करना है कि प्रबलता आयाम पर निर्भर करता है। बस ये याद रखना आपको कि प्रबलता क्या करता है? आयाम पर निर्भर करता है। और जो ध्वनि प्रदूषण है वो डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण किसमें? डेसिमल में बना पाता। ये प्रबलता क्या होता है? देखिए जब हम किसी चीज़ को बल देते हैं, मान लिया हम थोड़ी देर के चिल्ला रहे हैं, तो चिल्लाने में हम क्या होगी? उसकी आवाज़ को लाउडनेस करना पड़ेगा, उसकी प्रबलता बढ़ानी पड़ेगी। ज़्यादा दूर तक सुनने के लिए, कोई चीज़ ज़्यादा दूर तक चिल्लाने समझाने के लिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? आवाज़ तेजी करते हैं। वही क्या होती है? प्रबलता होती है। तो इसी ध्वनि इस पर भी निर्भर रहती है हम कितनी तेज बोल रहे हैं, कितने धीमे बोल रहे हैं। ठीक, तो ये क्या है? प्रबलता है। याद रखेंगे, प्रबलता है। ठीक, अब देखते हैं क्या? क्वालिटी, गुणवत्ता। इसकी कोई इकाई नहीं होती है। इसके बारे में देखते हैं गुणवत्ता क्या होती है। देखिए हम गुणवत्ता के आधार पर ही सभी व्यक्तियों की आवाज़ों को पहचानते हैं, जबकि इनमें तारत्व और प्रबलता लगभग समान होती है। देखिए ये क्या करता है? ये गुणवत्ता ही किसी दो व्यक्तियों के बीच में आवाज़ का डिफरेंस बताता है। देखिए जैसे अरिजीत सिंह और सोनू निगम की आवाज़ों को सुनकर हम बता देते हैं, बिना देखे हम उनको बताते हैं कि किसकी आवाज़ है। तो किसके कारण संभव हो पा रही? केवल और केवल गुणवत्ता के कारण। क्योंकि देखिए दोनों पुरुष हैं तो उनमें भी जो तारत्व होगा लगभग बराबर होगा, समान होगा। मगर हम फिर कैसे बताते हैं बिना देखे कि हाँ ये अरिजीत सिंह गा रहे हैं या सोनू निगम गा रहे हैं? वो किसके कारण? हम गुणवत्ता के कारण ही इसको हम पहचान पाते हैं। जैसे हारमोनियम और सितार की आवाज़ को हम गुणवत्ता के कारण बता देते हैं कि ये हारमोनियम बज रहा है, सितार बज रहा है ना? तो ये सब चीज़ें किसके कारण पहचानते हैं? केवल और केवल गुणवत्ता के कारण, क्वालिटी के कारण। ठीक, किस कारण? हम क्वालिटी के कारण इसको हम पहचान कर लेते हैं। तो याद रखना, जैसे कि कोई सिंगर नेहा कक्कड़ और दो सिंगर गा रहे हो, आपने देखा नहीं हो, केवल उनकी आवाज़ पहचानते हो, तो आप आवाज़ पहचान के ही बता दोगे कौन सी सिंगर गा रही है। ठीक, तो इसलिए ये सब किसके कारण होता है? गुणवत्ता कारण। तो याद रखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।